इलिप्स में हम आज की हेडिंग जो है वो लिखेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स। किसी पॉइंट की पोजीशन हमको बतानी है कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। वो पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, इनसाइड है या फिर ऑन द इलिप्स है। ये कॉन्सेप्ट हमने सर्कल में भी पढ़ा था और हमने पैराबोला में भी पढ़ा था। सेम वही कॉन्सेप्ट अब हम इलिप्स में फिर वही लिखेंगे। सब कुछ वही होगा। एस जो है वो गिवन कर्व हो जाता है। जो पॉइंट गिवन होते हैं उनका नाम होता है x1 y1 और फिर हम s1 फाइंड आउट करते हैं। s1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है या आउटसाइड द पैराबोला होता है, और जैसे हम इलिप्स पढ़ रहे हैं तो आउटसाइड द इलिप्स हो जाएगा। सिमिलरली लेस देन 0 तो इनसाइड, और अगर इक्वल टू 0 तो ऑन द इलिप्स हो जाएगा। तो हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to an ellipse। किसी पॉइंट की हमको पोजीशन बतानी है कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। वो पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है कि ऑन द इलिप्स है। तो जो कर्व गिवन होता है उसको हम एस लेट कर लेते हैं। जैसे इलिप्स गिवन है तो इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसको हम एस लेट कर लेंगे। जो पॉइंट होगा उसको हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो S1 आ जाएगा, और फिर S1 ही डिसाइड करता है कि वो पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है कि ऑन द इलिप्स है। ये आउटसाइड हो गया, ये ऑन द हो गया, और ये हो गया इनसाइड। तो जो कर्व होगा उसको हम ऐसे लेट करेंगे, लेट द गिवन इलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड गिवन पॉइंट बी x1 कॉमा y1। तो s इक्वल टू हम कर्व लेट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, और फिर s1 कैसे फाइंड आउट होगा, x को x1 से रिप्लेस कर देंगे और y की जगह पे y1 पुट कर देंगे माइनस 1। तो ये s1 आ गया। s1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर s1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट जो है वो क्या होगा, देन पॉइंट x1 कॉमा y1 लाई आउटसाइड द इलिप्स। अगर s1 की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई देन पॉइंट x1 y1 लाई ऑन द इलिप्स, और अगर s1 की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो गई देन पॉइंट x1 y1 लाई इनसाइड द इलिप्स। ठीक है, ये हम 3 बार पढ़ चुके हैं। सर्कल में हमने पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा, इलिप्स में। अभी हाइपरबोला में एक बार और करेंगे। उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। उसमें बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि s1 ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड ही होगा। उसको मैं बताऊंगा कैसे हमें याद रखना है। ये तीनों में लेकिन कॉमन है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स सर्कल के लिए, पैराबोला के लिए, इलिप्स के लिए बिल्कुल कॉमन है। s1 ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, s1 लेस देन 0 इनसाइड, और इक्वल टू 0 ऑन द इलिप्स। ये सर्कल और पैराबोला दोनों में होल्ड करेगा सेम रिजल्ट। हाइपरबोला के लिए थोड़ा सा चेंज होगा, वो वहाँ पर हम बात करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं करते। क्वेश्चन लिख लेते हैं।
check whether the point 3, 2 lies inside, outside or on the ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 इक्वल टू 1। एक इलिप्स हमको गिवन है, एक पॉइंट हमको x1 y1 गिवन है, हमको चेक करके बताना है कि ये इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा कि ऑन द इलिप्स होगा। और हमें ये भी नहीं कि पूरी एग्जैक्ट वैल्यू S1 की चाहिए, बस हमें ये देख लेना है कि S1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इक्वल टू 0 है। ये नहीं कि हम पूरी वैल्यू उसकी निकालें, देख के आइडिया तो हमें हो जाएगा कि S1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है। एस हम कर्व को लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1। बताएं आप, बहुत इजी सा काम है, इसमें कुछ खास तो करना नहीं, पॉइंट ही तो प्लॉट करना है। यहाँ पर पुट कर देना एस की जगह S1। हाँ तो बिल्कुल सही है, इनसाइड द इलिप्स हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है आ जाएगी 9/25 और ये आ जाएगी 4/16 माइनस 1 और ये 1 से कम होगी वैल्यू। साफ साफ दिख रही है कि ये 9/25 है और ये 4/16 है, तो 1 से तो कम ही होने वाले। तो अगर S1 की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो इसका मतलब इनसाइड होगी। तो इतना ही बड़ा क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनने वाला, किसी न किसी के साथ ऐड होके आएगा। एक थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एल्फा, find the set of the values of alpha for which the point, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा माइनस अल्फा इनसाइड द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। Find the set of values of alpha for which the point alpha comma minus alpha inside the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1। तो क्या करेंगे इसमें, इसने बोला है कि इनसाइड है, तो इनसाइड के लिए हम क्या करेंगे, S1 लेस देन 0 कर देंगे। S हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1। अब उसके बाद S1 फाइंड आउट करेंगे, तो S1 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा पुट कर देते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 16 प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का भी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। और ये क्या होगा, इनसाइड का केस है, तो इनसाइड के लिए S1 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। बस इसी को हमें सॉल्व करना है।
9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 16 अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 9 लेस देन 1। तो ये 25 अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 125, तो अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 125 बाई 144, 116 9 जा 144, तो 144 बाई 25। ये हो गया 144 और ये भी हो गया 144। अच्छा ये तो अभी यहाँ पर 1 ही रहेगा, ये यहाँ पर हमारा क्या होगा 1, क्योंकि अभी हम 144 को उधर नहीं ले जा रहे हैं। इसी 1 को हमने इधर भेज दिया तो ये 1 हो गया, और फिर 16 9 जा 144, तो 144 बाई 25, यानी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 12 बाई 5 का होल स्क्वायर लेस देन 0। तो 12 बाई 5 फैक्टर बन जाएंगे इसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस 12 बाई 5 और अल्फ़ा माइनस 12 बाई 5 लेस देन 0। और मेथड ऑफ इंटरवल भी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर 12 बाई 5 और माइनस 12 बाई 5 है, और हमें ये देखना है कि अल्फ़ा की वो वैल्यू जिसके लिए ये नेगेटिव इंटरवल में आंसर आएगा ना। हम 12 बाई 5 और माइनस 12 बाई 5 आंसर नहीं दे सकते ना, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल का केस नहीं है। तो प्लस माइनस प्लस, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, इनइक्वालिटी है ना। कह रहा है अल्फ़ा की वो वैल्यू जिनके लिए ये नेगेटिव आ जाए। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं कि माइनस से, ये यहाँ पर दिया हुआ है, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो माइनस 12 बाई 5 से प्लस 12 बाई 5। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू माइनस 12 बाई 5 टू 12 बाई 5। अगर हम माइनस 12 बाई 5 से प्लस 12 बाई 5 के बीच का कोई भी अल्फ़ा लेते हैं तो फिर हम इससे आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अल्फ़ा बिलोंग्स टू माइनस 12 बाई 5 टू 12 बाई 5। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पुराना था। अब एक दूसरा और करते हैं, वो भी पुराना ही। कई सारे जो सब टॉपिक होंगे हर एक चैप्टर में इसमें, वो सारा हम पीछे पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम केस वही सारे पीछे, बस फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, लेकिन बार बार करना वही काम है। जैसे अब हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड एन एलिप्स। एक लाइन जो है वो एलिप्स को कट करती है, टच करती है, या ना तो टच करती ना तो कट करती, इस टाइप का केस हमने किया था। तो वही हमारा काम है, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड एन एलिप्स। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो इंटरसेक्ट ही करे, हो सकता है वो कट कर रही हो, इंटरसेक्ट के साथ कट कर रही हो, तो वो तो दोनों का मतलब सेम हो गया। कट कर रही, टच कर रही हो, टेंजेंट बन जाए, या तो ना ही टच करे और ना ही कट करे। तो ये हमने पैराबोला में भी किया था ये कॉन्सेप्ट, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली थी। पैराबोला में भी किया था, c इक्वल टू ए अपॉन एम आया था। सर्कल में c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आया था। इसी तरह पैराबोला में भी हुआ c इक्वल टू ए अपॉन एम। अब एलिप्स में भी वही बनने वाली है, कुछ c a और m में रिलेशन बनेगा। तो लाइन एंड एलिप्स, क्योंकि अगर हम सिर्फ इंटरसेक्शन लिखते हैं तो सिर्फ इंटरसेक्शन की बात हो जाएगी। हम सारा एक साथ ही करते हैं, जिसमें लाइन जो है और एक एलिप्स है। हमको ये चेक करना है कि ये जो एलिप्स को लाइन टच करती है, कट करती है, ये ना तो टच करती है और ना ही कट करती है। एक लाइन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सीकेंट हो सकती है, या हो सकता है कि ये टेंजेंट हो जाए, यहाँ से टच करती हुई चली जाए, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और या फिर हो सकता है ना तो टच करे और ना ही कट करे। तो अगर ये कट करती है तो d की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। टेंजेंट होती है तो d की वैल्यू इक्वल टू 0, और इसमें क्या होता है d लेस देन 0। d होता था डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपको याद हो
तो डी कैसे निकालते थे, कोई लाइन हमको गिवन रहती थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. लेट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड द गिवन एलिप्स, जो एलिप्स हमको गिवन होगा उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो हम क्या करेंगे, उसमें भी हमने यही काम किया था, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. तो जैसे ही आप y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन इक्वेशन 1, इसको हमने 1 लेट कर लिया. तो ये जो है x में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और जैसे ही x में क्वाड्रेटिक बन गई तो उसका डिस्क्रिमिनेंट बस हमें निकालना है, और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि इक्वल टू 0 है कि लेस देन 0 है, ये चेक करना है. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बाकी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होगा. रिजल्ट अभी हम लिख लेंगे सबका एक साथ. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब एक्स स्क्वायर वाले सारे एक साथ कर लेते हैं. एक इसमें एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर. फिर x वाले सारे एक साथ ले लेते हैं, तो x एक ही के साथ है, तो 2mc ए स्क्वायर और इंटू एक्स, ये हो गया x का कोएफिशिएंट. कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई जो x के टर्म में. अब इसी का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और इसको हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0 करके 3 कंडीशन बनाएंगे कि कब वो टेंजेंट होगी, कब वो सीकेंट होगी, और कब वो ना तो टच करेगी और ना ही कट करेगी. तो लिख लेते हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x. और क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट तो हमें इतना तो पता है ये कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर जो है वो इक्वल टू 0 होगा तो वो 2 रियल रूट्स देता है, सेम इक्वल रियल रूट्स देता है, तो वो टच करने वाली कंडीशन हो जाती है. अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल और अनइक्वल रूट्स मिलते हैं, अल्फा और बीटा. तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये सीकेंट हो जाएगी, 2 रियल पॉइंट पे कट करेगी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे. और अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाला और d निगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब ना तो वो एलिप्स को टच करेगी और ना ही कट करेगी. तो इसका d फाइंड आउट करते हैं, फाइंड d. और d का मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसको किससे कंपेयर करा देंगे, इसको कंपेयर करा देंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी और c की वैल्यू. तो a हो गया हमारा कितना, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये a हो गया. b कितना हो जाएगा, 2mc a स्क्वायर, ये b. और c पूरा का पूरा ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कैपिटल C करके ले लेंगे. और अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. तो पहले d फाइंड आउट करते हैं. d हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा हमारा, b का मतलब हो गया 2mc a स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो b स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और c की वैल्यू है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओपन कर देते हैं. 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस 4 ए स्क्वायर, और अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर. अब 4 और ए स्क्वायर तो कॉमन है, वो कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा एम स्क्वायर
सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये तीनों बचेंगे क्योंकि ए स्क्वायर एक कॉमन आया बाहर, ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर तो बचेगा। 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया माइनस का, तो साइन चेंज हो गया, जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये तो कट हो गया, 4a स्क्वायर तो था ही कॉमन, बी स्क्वायर भी आ गया क्योंकि तीनों में बी स्क्वायर अब बच रहा है। तो बी स्क्वायर बचने के बाद अब क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये डिसाइड करेगा कि टेंजेंट कब होगा, टेंजेंट की कंडीशन कब होगी, सीकेंट कब होगा, और ना तो टच करे और ना ही कट करे, नाइदर टच नॉर कट का केस क्या क्या होगा। तो देखो डी जो है वो डिसाइड कर रहा है, डी की वैल्यू अगर हमने पहले ले लिया ग्रेटर देन 0, तो डी ग्रेटर देन 0 क्या कहलाएगा, सीकेंट। फिर हम निकालेंगे डी इक्वल टू 0, ये क्या बन जा देगा, टेंजेंट, और यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी। और डी लेस देन 0 लाइन डज नॉट मीट एलिप्स। तो देखो सबसे पहले हम d इक्वल टू 0 करके इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं कि d इक्वल टू 0 में क्या मिलेगा। तो जैसे ही आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो सारे के सारे 0 होंगे नहीं, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने d इक्वल टू 0 किया तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आएगी ना भाई। तो c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कंडीशन अगर कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर किसी लाइन को कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को टच करती है, तो ये कंडीशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, सर्कल में मैंने लिख दी थी सारी कंडीशन। तो ये हमें याद रखना है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कहाँ से मिलेगा, जो लाइन होगी उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा देंगे। और a और b कहाँ से मिलेगा, c और m तो लाइन से मिल जाएंगे, a और b इलिप्स से मिल जाएगा। तो ये d इक्वल टू 0 कंडीशन हो जाएगी। दूसरी वाली जो है d ग्रेटर देन 0, तो जब आप इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको याद होगा वहाँ पर भी लेस देन ही होता था, जहाँ ग्रेटर देन आता था उसको जब सॉल्व करते थे तो लेस देन बन जाता था, और जहाँ लेस देन होता था डी लेस देन 0 वहाँ पर ग्रेटर देन आ जाता। तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, जब वो लाइन किसी इलिप्स को दो जगह पे, दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी। और इसमें क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब की कंडीशन हो जाएगी, जब वो लाइन उस इलिप्स को ना ही टच करती है और ना ही कट करती है। ये तीन केसेस हो जाएंगे, जिसमें से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो है वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल है, तो इसका मतलब वो लाइन उस इलिप्स को टच करती है। ठीक है, तो इसका आप खास ध्यान रखें। बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इस चैप्टर से, इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा, फिर आते हैं आगे के पार्ट में।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो लिख लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा for what value of lambda does the line y equal to x plus lambda touches the ellipse नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये लाइन इसकी टेंजेंट बन जाएगी? तो जो लाइन है उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है, और जो एलिप्स है उसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर करना है, और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 -5 प्लस -5 और बी नहीं। सिंगल करेक्ट चॉइस में एक ही आंसर बताना है। चेक कर लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 है। इसको 144 से पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो 9x स्क्वायर अपॉन 144, 16y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 144 अपॉन 140। तो x स्क्वायर अपॉन 9, y स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, 16 9 जा 144 है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसको कंपेयर किया हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। ए स्क्वायर की वैल्यू 16, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, और जो लाइन है वो है एक्स प्लस लैम्डा, उसको कंपेयर किया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई लैम्डा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का मतलब हो गया लैम्डा स्क्वायर, ए स्क्वायर 16, बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर तो 1, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9। तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें?
यस। द स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का लिख लेते हैं। द स्ट्रेट लाइन Lx plus My plus n equal to 0 touches the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। देन कुछ ऑप्शन इस टाइप से दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। इसको भी आप जल्दी से बताएं सॉल्व करके, बहुत इजी सा काम है इसमें भी। एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन अब वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं गिवन है, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो तो यही है कि लाइन जो है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होनी चाहिए। तो बस हमें इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, उससे m और c की वैल्यू आ जाएगी। जो एलिप्स की इक्वेशन है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना है। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, और बस फिर उसके बाद सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देंगे। सर सी। ओके बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आएगा। लाइन को हमने कन्वर्ट कर दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, एम वाई इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस एन, तो y इक्वल टू माइनस एल बाई एम इंटू एक्स और एन बाई एम, और इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू कैपिटल एम एक्स प्लस कैपिटल सी से, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस एल बाई एम और c की वैल्यू माइनस एन बाई एम। a की वैल्यू a ही आएगी और b की वैल्यू b स्क्वायर ही आएगी, b स्क्वायर की वैल्यू। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहती है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का मीन्स हो गया एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर एम स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, अपॉन में एम स्क्वायर दोनों में से कट हो जाएगा, तो एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात ये? तो ये हमारी पुरानी बातें थी जो हमने की अभी लाइन का इंटरसेक्शन इलिप्स के साथ। लाइन जो है वो टेंजेंट का कब काम करेगी, कब सीकेंट का काम करेगी। ये पैराबोला में भी पढ़ा हमने और सर्कल में भी पढ़ा, अभी हम इसको इलिप्स के बाद हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद का जो पॉइंट होता है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी लिख लेते हैं। तो ये भी वही 3 तरह के केस जो हमने पढ़े वही सारे के सारे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये पुरानी बातें ही हैं जो आज हो रही हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिर्फ इतने ही लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और फिर नंबर 1 नंबर 2 करके लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स।
गिवन फॉर्म जो है वो हो जाएगी पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट हमको गिवन होगा जो उस कर्व पे लाई कर रहा होगा, और उस पॉइंट से हमको उस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। इसका एक शॉर्टकट बताया गया है जो सब में काम करता है। सब में मतलब चारों के पॉइंट फॉर्म में काम करेगा। ये पी टी एक टेंजेंट हो जाएगी। पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे। हम देख रहे हैं पॉइंट फॉर्म में, तो पॉइंट फॉर्म के लिए हमको शॉर्टकट बताया गया कि एक्स स्क्वायर को किस में रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को किस में रिप्लेस करते हैं। ये सभी में सेम है, सब में काम करने वाला है। जो इक्वेशन हमारे पास है कर्व की, इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो गिवन होगी एक्स और वाई के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और पॉइंट हमें x1 y1 के फॉर्म में गिवन है। ये हम शॉर्टकट पहले भी कई बार लिख चुके हैं कि पॉइंट फॉर्म में एक्स स्क्वायर को किस में रिप्लेस करते हैं, एक्स x1 में, वाई स्क्वायर को वाई y1 में, एक्स को x प्लस x1 अपॉन 2 में, वाई को y प्लस y1 अपॉन 2 में, और एक्स वाई को एक्स y1 प्लस वाई x1 अपॉन 2 में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया एक्स x1 में, तो एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में। जहाँ भी हमें एक्स स्क्वायर दिखेगा उसको एक्स और x1 y1 पॉइंट कुछ नोन पॉइंट होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी पॉइंट फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं। पॉइंट फॉर्म के बाद स्लोप फॉर्म, ये सब में कॉमन है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। ये शॉर्टकट जो है ये सभी में कॉमन है, और ये 12th में भी टेंजेंट जब हम निकालेंगे तो उसमें भी ये काम आएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स x1 में, वाई स्क्वायर को वाई y1 में, एक्स को x प्लस x1 अपॉन 2 में, वाई को y प्लस y1 अपॉन 2 में, और एक्स वाई को x y1 प्लस y x1 अपॉन 2 में। पॉइंट फॉर्म के बाद सेकेंड नंबर में आ जाएगा स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो ये आपको याद होगा। स्लोप फॉर्म में क्या करते थे, जो हम लाइन का इंटरसेक्शन ले रहे थे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो ले रहे थे कि अगर कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी इलिप्स को टच करती है तो वो उसकी टेंजेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये गिवन कर्व है। और स्लोप फॉर्म m के फॉर्म में हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है, अगर कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अगर कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इस टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सी की वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट कर देते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है, ये कोई हमारा एलिप्स है और ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये टेंजेंट है तो c ये होना चाहिए। तो c की वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म,
ये क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह पे प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस माइनस दो में आ जाएंगे क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सर्कल में हमने पढ़ा हुआ था। एक ये हो सकती है टेंजेंट, या हो सकता है एक्सटीरियर पॉइंट से ये टेंजेंट हो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो स्लोप फॉर्म में क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए प्लस माइनस में आ गए। अब कई बार वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड केस इस टाइप से नहीं लेते हैं जो हमने स्टैंडर्ड केस लिया है। अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो जनरल फॉर्म में ना हो, इस फॉर्म में हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगी। तो देखो जहाँ जहाँ पे हमें, इसको हम कैपिटल एक्स बोलते हैं, x माइनस एच कैपिटल एक्स होता है और y माइनस के कैपिटल y होता है। तो x की जगह पे x माइनस एच पुट कर देंगे और k की जगह पे, सॉरी y की जगह पे y माइनस के पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है स्लोप फॉर्म में क्या हो जाएगी, y की जगह हो जाएगा y माइनस के इक्वल टू m और x की जगह पे x माइनस एच, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन, y माइनस के इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एच y माइनस के इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही काम हम उसमें भी कर सकते थे। अगर हमारे पास पैराबोला जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तब तो सेम वही हो जाएगा। लेकिन अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो फिर हम ऐसे ही करते हैं, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू a अपॉन m। तो पैराबोला का होता था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। तो बस x की जगह पे x माइनस एच और y की जगह y माइनस के। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप ध्यान रखें स्लोप फॉर्म में कैसे निकालेंगे। पैराबोला की हो चाहे इक्वेशन एलिप्स की हो, जो भी x की जगह दिखेगा वो x माइनस एच और y माइनस के की जगह y की जगह y माइनस के से रिप्लेस कर दें। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और ये कब के लिए, जब सेंटर के कोऑर्डिनेट h और k गिवन होंगे तब के लिए ये हो जाएगी। तो ये स्लोप फॉर्म में भी हो गया। थर्ड लिख लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेट करते हैं लिस्ट में, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं एलिप्स में वो हम लेट करते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो ये वही पॉइंट P हो जाएगा, बस कोऑर्डिनेट चेंज होके क्या बन जाएंगे, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा।
और अब ये फिर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी टी बतानी है। हमें एक एलिप्स गिवन होगा और पॉइंट जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन होंगे। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स वही है सेम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 ये काम कर रहा है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पहले तो पॉइंट फॉर्म में हो जाएगी, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब x1 की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू है a cos थीटा, x इंटू ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर वाई इंटू बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। b से b और a से a कट हो जाएगा, तो x cos थीटा अपॉन a प्लस वाई साइन थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, bx cos थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू ए बी होगा और माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म में। बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू 0। बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी, ये पैराबोला की एलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में जब भी कभी हमें डायरेक्ट ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये हमें याद भी रहनी चाहिए। अब इसी में एक पॉइंट हमने और भी पढ़ा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, वो भी यहीं पे लिख लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको याद होंगे, सर्कल में भी हमने देखे थे और पैराबोला में भी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो भी एम के फॉर्म में। एम के फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम क्या लेट कर सकते हैं और वो कैसे आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्लोप फॉर्म, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी दो तरीके से और फिर दोनों को कंपेयर कर दिया था, क्योंकि दोनों लाइन जो है वो सेम है, टेंजेंट की सेम इक्वेशन है, तो उनको कंपेयर किया था और फिर उससे हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला हुआ था। तो देख लेते हैं एक बार और फिर से, पूरी वही कहानी है, कुछ नया काम नहीं है इसमें। देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो अभी वही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर पॉइंट हमको गिवन है, गिवन पॉइंट जो है वो x1 y1 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गई। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें तो ज़रूरत स्लोप फॉर्म में है, क्योंकि स्लोप फॉर्म में हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहते हैं। तो वो भी हमने पढ़ा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई दूसरी।
इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब ये जो दो लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2, दोनों ही टेंजेंट की इक्वेशन है, और अगर दोनों टेंजेंट की इक्वेशन है तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लाइन 1 एंड लाइन 2 आर सेम लाइन, ये दोनों सेम लाइन है ना, क्योंकि ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है और ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है इलिप्स के। तो अगर ये दोनों सेम लाइन है तो दो लाइन अगर सेम होती हैं तो उनके कोफिशिएंट इक्वेट करा लेते हैं। तो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। y का कोफिशिएंट है y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम x1 और y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार इसको इक्वेट करेंगे और एक बार इसको इक्वेट करेंगे। तो जब x1 अपॉन ए स्क्वायर एम को इक्वेट करेंगे 1 अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और y1 में माइनस है तो माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा और ये माइनस प्लस में। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम जानते हैं कि क्या लिखते हैं, अभी हमने लिखा भी था। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसको सी स्क्वायर बोलते हैं। तो ए स्क्वायर एम अपॉन सी ये हो जाएगा और माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो जब भी कभी हमें कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों फॉर्म में निकाल देंगे, स्लोप फॉर्म में और पॉइंट फॉर्म में, और उसके बाद फिर m के फॉर्म में x1 y1 की जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी हमारी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, और इलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 16
each one of which makes an angle (60° with x-axis। एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया है मतलब m पता चल जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा से। Find the equation of tangent to the ellipse x square plus 16y square equal to 16, each one of which makes an angle 60° with x-axis। तो हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है और थीटा जो है वो 60° गिवन है, तो एम आ जाएगा m इक्वल टू tan थीटा से, तो ये आ गया √3। ए पता है, बी पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस फॉर्म में हमें करना चाहिए, तो स्लोप फॉर्म में, क्योंकि m पता है हमको। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म अभी हमने ऊपर डिराइव किया उसको, y इक्वल टू mx प्लस माइनस √a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस इसी में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और x और y के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, y इक्वल टू √3x प्लस माइनस √7, a स्क्वायर की वैल्यू 16, m स्क्वायर की वैल्यू 3 और b स्क्वायर 1, तो ये 16 3 ज़ा 48 और 1 9, 49 का √7, तो y इक्वल टू √3x प्लस माइनस √7। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आप इतना याद करें, ओके।